स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में क्लास 10 साइंस के फिजिक्स सेगमेंट का चैप्टर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। और ये चैप्टर नंबर 11 है। और ये जो पार्ट है ना, ये एक तरह से इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसमें हम इस चैप्टर का रोड मैप तैयार करने का प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने पढ़ना क्या क्या है। और इस चैप्टर के एंड में हम देखेंगे कि सीबीएसई ने इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। अभिवादन स्वीकार करें एमएच रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। आइए सिलसिलेवार तरीके से हम एक एक टॉपिक को देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। बेसिकली मैं आपको एक रफली आइडिया देने जा रहा हूं कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, फिर हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को टोटली हम 6 पार्ट में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो वहाँ पे हम डिटेल में एक एक टॉपिक को समझेंगे। तो आइए सबसे पहला टॉपिक जो हमें समझना होगा वो है ह्यूमन आई। यानी कि हमें यहाँ समझना है कि ह्यूमन आई क्या होता है। अगर मैं सिंपली आपसे कहूँ कि हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं ना, उसमें सबसे वैल्यूएबल जो सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है वो है हमारा ह्यूमन आई। और यही ह्यूमन आई है जो लाइट के प्रेजेंस में हमें इनेबल करता है या हमें इस लायक बनाता है कि हम अपने आसपास के कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं। इसके बाद हम समझेंगे ह्यूमन आई के पार्ट्स एंड फंक्शन को। ह्यूमन आई के पार्ट्स एंड फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि कॉर्निया है, आइरिस है, रेटिना है, या फिर ऑप्टिक नर्व है, आई लेंस है, सिलियरी मसल्स है। तो इन डिफरेंट पार्ट्स को हम जानेंगे और उनके फंक्शन को भी समझेंगे कि इनका क्या फंक्शन है। देन हम बात करेंगे आई लेंस के फोकल लेंथ की। जैसा कि आपको पता है कि आई लेंस और जो हमारा आईज के अंदर रेटिना होता है उसका पोजीशन तो चेंज नहीं होता, लेकिन हमें उसी आई लेंस से दूर की चीज़ों को और नज़दीक की चीज़ों को देखना होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि फोकल लेंथ में क्या हो, एडजस्टमेंट हो। तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि आई लेंस जो है वो अपने फोकल लेंथ को किस तरह से एडजस्ट करता है, और इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। यानी ये टॉपिक जो है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसके बाद हम समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टू आइज। यानी हमारे पास दो आंखें हैं, तो दो आंखें होने का हमें क्या फ़ायदा है। फिर बात करेंगे हम आइज़ के फार पॉइंट की और नियर पॉइंट की। अगर मैं सिंपली आपको कहना चाहूँ तो देखिए, वह अधिकतम डिस्टेंस जहाँ तक कि ना चीज़ों को हम इजीली देख पाते हैं उसे हम कहते हैं फार पॉइंट, और वह न्यूनतम दूरी या वह मिनिमम डिस्टेंस जहाँ तक की चीज़ों को ना हम इजीली देख पाते हैं वो होता है नियर पॉइंट। जैसे आप क्या कीजिए, किसी बुक को लीजिए और आपने काफ़ी क्लोज लेकर आएंगे ना, तो फिर वो धीरे धीरे बुक जो होगा ना ब्लर सा दिखने लगेगा, आपको नहीं दिखेगा। तो जो नियर पॉइंट है उससे अगर आप क्लोज ले जाएंगे तो चीज़ें नहीं देखेंगी। फिर हम बात करेंगे फाइनली इसमें इमेज फॉर्मेशन बाय आई लेंस। यानी आई लेंस के द्वारा किस तरह से रेटिना पर इमेज फॉर्मेशन होता है, इसे हम प्रॉपर रे डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देन हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन को समझेंगे। डिफेक्ट्स ऑफ विजन यानी जो दृष्टि दोष होता है ना, उसे हम समझेंगे। अब देखिए, बेसिकली यहाँ पे 4 तरह के दृष्टि दोष की बात की गई है, यानी डिफेक्ट्स ऑफ विजन की बात की गई है। पहला क्या है, मायोपिया। मायोपिया को एक और नाम दिया गया है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब ये होता है कि हमें ना नज़दीक की चीज़ें क्लियरली दिखेंगी, लेकिन हमें दूर की चीज़ें क्लियरली नहीं दिखेंगी। तो हम यहाँ पे ये जानेंगे कि शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है, ठीक है। और ये जो शॉर्ट साइटेडनेस है इसका कॉज क्या होता है। जैसे आपको पता होगा, इसका कॉज जो होता है ना, जो लेंस के कर्वेचर वगैरह में चेंज होता है उसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो हम डिटेल में इसके कॉज को समझेंगे और फिर इसका कॉरेक्शन कैसे किया जाएगा, सुधार कैसे किया जाएगा, ये भी समझेंगे। और ये चीज़ें हम देखेंगे रे डायग्राम के माध्यम से। हम समझेंगे हाइपरमेट्रोपिया को। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम है लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस का अगर मैं आपको रफली आइडिया दूं तो इसमें क्या होता है कि हमें ना दूर की चीज़ें ना क्लियरली दिखती हैं, लेकिन हमें नज़दीक की चीज़ें क्लियरली नहीं दिखती। तो हम यहाँ समझेंगे कि लॉन्ग साइटेडनेस में एक्चुअली इसका रीजन क्या है और लॉन्ग साइटेडनेस को हम कैसे ठीक करेंगे। देन एक और डिफेक्ट ऑफ विजन है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया जो है ना, वो मायोपिया की तरह ही होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि हमें नज़दीक की चीज़ें क्लियरली दिखती हैं, लेकिन दूर की चीज़ें हमें क्लियरली नहीं दिखती। तो इसका कारण क्या है और इसको कैसे करेक्ट किया जाएगा, ये समझेंगे। देन हम बात करेंगे कॉन्टारैक्ट की। कॉन्टारैक्ट की बात करें ना, तो सिंपली आपने सुना होगा एक शब्द इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं मोतियाबिंद। इसमें क्या होता है, आई लेंस जो हमारा है ना, उसके ऊपर ना एक वाइट कलर का मेम्ब्रेन का लेयर बन जाता है, और जिस वजह से चीज़ें हमें क्लियरली दिखाई नहीं देती हैं। तो यहाँ पे हम कॉन्टारैक्ट की बात करेंगे, उसके कॉज और उसके कॉरेक्शंस की बात करेंगे। तो ये बेसिकली डिफेक्ट्स ऑफ विजन की बात करें तो कुल हमारे पास कितने डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, 4 विजन है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन हमारे पास 4 हैं। तो इन सबके कॉज और इनका कॉरेक्शन कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हम रे डायग्राम के माध्यम से डिटेल में जब हम टॉपिक पे आएंगे तो देखेंगे।
इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे प्रिज्म की। अगर मैं प्रिज्म की बात करूं तो प्रिज्म जो है एक ट्रांसपेरेंट समझ लीजिए मटेरियल है, और प्रिज्म से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं, जैसे एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें समझना होगा। देन हम बात करेंगे कि जो वाइट लाइट है ना वो प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्ट होता है। इसके बाद हम एक और इंसिडेंट समझेंगे, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन, अगर मैं डिस्पर्सन को सिंपली आपको बताना चाहूँ तो डिस्पर्सन का सिंपल सा मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, यानी जो वाइट लाइट होता है ना वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर में ना स्प्लिट हो जाता है, और जिसकी वजह से हमें ना एक ना रेनबो इफेक्ट दिखता है, और इसे ही हम कहते हैं डिस्पर्सन। तो हम समझेंगे कि डिस्पर्सन का कॉज क्या है। अगर आपको एक आइडिया दूं कि इसका कॉज क्या है, तो इसका कॉज जो होता है डिफरेंट वेवलेंथ का होना। चूँकि वाइट लाइट में अलग अलग कलर के रेज होते हैं और उनका वेवलेंथ अलग अलग होता है, और वेवलेंथ अलग अलग होने से उनका रिफ्रैक्शन भी अलग अलग होता है, और इस वजह से वो क्या होते हैं, स्प्लिट आउट हो जाते हैं। फिर हमें समझना होगा कि जो प्रिज्म है उस प्रिज्म से डिस्पर्सन किस तरह होता है। देन हम बात करेंगे एक न्यूटन की एक्सपेरिमेंट की। न्यूटन के एक्सपेरिमेंट में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से न्यूटन जो है इस बात को प्रूफ करते हैं कि जो वाइट लाइट है वो केवल 7 कलर्स के रेज से ही मिलकर बने हुए हैं। इसके बाद बात होगी काउची फार्मूला की। काउची फार्मूला और न्यूटन का जो एक्सपेरिमेंट है ना, इन दोनों के बीच में रिलेशन है, और उस रिलेशन से कुछ कंक्लूजन निकल के आते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स को हैंडल करने में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्सन। जैसे अभी मैंने आपको डिस्पर्सन बताया कि डिस्पर्सन का मतलब होता क्या है, वाइट लाइट जो है ना वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट आउट हो जाता है, यानी वो अपने जिन 7 रंगों से मिलकर वो बना हुआ है उसमें वो बट जाता है, और इसी को आप कहते हो डिस्पर्सन। तो अब यहाँ पर डिस्पर्सन का एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है इसका रेनबो। तो हम यहाँ समझने वाले हैं कि रेनबो का ना फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है, ठीक है, इसका कॉज क्या है, क्यों बनता है रेनबो, रेनबो फॉर्मेशन के लिए कंडीशंस क्या है, मतलब कौन से कंडीशंस में रेनबो फॉर्मेशन होगा, और इसके अलावा रेनबो फॉर्मेशन से जुड़े हुए जो इंसिडेंट हैं हम उनकी बात करेंगे। अगर मैं आपको रफली आइडिया दूं तो रेनबो फॉर्मेशन एक ऐसा एक्टिविटी है जिस एक्टिविटी में आपको रिफ्रैक्शन भी दिखेगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी दिखेगा, और आपको डिस्पर्सन भी दिखेगा, यानी लाइट से जुड़े हुए कई सारे इवेंट जो है ना वो रेनबो फॉर्मेशन में दिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना हम समझने वाले हैं रे डायग्राम के माध्यम से प्रॉपर। इसके अलावा हम बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। देखिए जब तक हम ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को नहीं समझेंगे ना तो हमें फिर रेनबो फॉर्मेशन समझ में नहीं आएगा। देन हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन आपको पता ही है कि लाइट जो है वो बेंड हो जाता है, उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो लाइट बेंड कर जाता है, जिसे आप रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बेंडिंग किस वजह से होगा, तो एटमॉस्फेयर के कारण होगा। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ना कुछ क्लासिकल एग्जाम्पल हैं जो अक्सर आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स जो है वो हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, या एपरेंट पोजिशन ऑफ स्टार्स, यानी स्टार्स का जो पोजिशन है ना वो हमें एक्चुअली समझ में नहीं आता, उसके एपरेंट पोजीशन हमें दिखता है। इसके अलावा एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, यानी कि सनराइज का पहले हो जाना या सनसेट का डिलेड होना, तो ये सारी जो घटनाएं हैं ना वो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से जुड़ी हुई हैं। तो इन पे भी हम बात करेंगे डिटेल में। और इस चैप्टर के लास्ट में हम सबसे लास्ट में समझेंगे एक और लाइट से जुड़ा हुआ फेनोमेना जिसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए आप ना कंफ्यूज ना मत होइएगा, डिस्पर्सन और स्कैटरिंग में ना फर्क होता है। जब हम स्कैटरिंग की बात करते हैं तो स्कैटरिंग का मतलब होता है डेविएशन ऑफ लाइट, मतलब लाइट डेविएट कर रहा है। क्यों डेविएट कर रहा है, तो लाइट के पाथ में ना कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कोई बाधा आ गया, जैसे लाइट जो है वो डस्ट से टकराया या गैस मॉलिक्यूल से टकराया और उसके कारण वो क्या हो गया, अपने पाथ से डेविएट कर गया, तो इसको कहते हैं स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के भी कुछ क्लासिकल एग्जांपल्स हैं जो हम समझने वाले हैं। टिंडल इफेक्ट हुआ, या ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई, यानी जब आकाश बिल्कुल क्लियर है उस समय उसका कलर जो है ब्लू क्यों होता है, या फिर जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो हमेशा रेड में ही क्यों होते हैं, या सनराइज के समय सनसेट के समय अगर हम कलर देखेंगे सन का तो वो हमें रेडिश अपीयर होता है क्यों। प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल, प्लेनेट जो है ट्विंकल नहीं करते हैं जबकि स्टार ट्विंकल करते हैं। इसके अलावा स्काई अपीयर डार्क टू एस्ट्रोनॉट्स, जो अंतरिक्ष में लोग जाते हैं ना उनको जो स्काई है ना वो काला क्यों दिखाई देता है। तो इन सारे सवालों के जवाब ना हम इसमें ढूंढने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा लास्ट में हम फिर आएंगे और हम बात करेंगे सीबीएसई ने प्रीवियस 5 ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से पूछ रखे हैं।
तो अभी बस मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जितने भी टॉपिक्स का नाम हमने यहाँ पे लिया है, एक एक टॉपिक को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। मिलते हैं आप सबसे एक्सप्लेनेशन के फर्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।